हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल कर देगी। निम्नलिखित में से किसने वस्तुपरक समाज विज्ञान को नकारा और माना कि सिद्धांत को समाजवादी व्यवहार से अलग नहीं किया जा सकता? इसका उत्तर है कार्ल मार्कस ने कहा था। कार्ल मार्कस की क्रांतिकारी साम्यवाद और समाज में विशेषता ऐतिहासिक भौतिकवाद के अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने वस्तुपरक समाज को नकारा और माना सिद्धांत को समाजवादी व्यवहार से अलग नहीं किया जा सकता। वह व्यवस्था जो व्यक्तियों के व्यवहार को उनके आदेशक चरित्र के माध्यम से क्रमबद्ध और संचरित करती है, उसे किस रूप में निरूपित किया गया है? इसका उत्तर है संस्था व्यक्तियों एक समूहों के बीच संबंधों का नियंत्रित करने वाली नियमाचारों तथा कार्यविधियों का एक स्थायी एवं स्वीकृत प्रतिमान होती है। इस अर्थ में एक संस्था एक प्रकार की महाप्रथा सुपर कस्टम है, जिसमें अनेक जनरीतियों, रूढ़ियों, व्यवहारों के प्रतिमान होते हैं जो प्रमुख सामाजिक हितों की रक्षा करते हैं। परिवार, धर्म, राज, कानून आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। इसलिए एक संस्था किसी भी समाज के सभी संरचनात्मक तत्वों का एक योग है, जिसके द्वारा प्रमुख उद्देश्यों और क्रियाओं को संगठित किया जाता है और सामाजिक आवश्यकताओं जैसे व्यवस्था, विश्वास और प्रजनन से संबंधित की पूर्ति की जाती है। व्यवहार के संगठित रूप और उनकी पुनरावृत्ति को किस प्रकार जाना जाता है? प्रथा के रूप में जाना जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे सामाजिक मान्यता प्राप्त सोचने, विचारने और व्यवहार करने के ढंग को प्रथा कहते हैं। यह व्यवहार पारंपरिक होता है तथा सामाजिक अस्वीकृति के कारण इस व्यवहार के उल्लंघन करने पर प्रायः अनुचित माना जाता है। प्रथाओं के पीछे राज्य का भयात्मक शक्ति कार्य नहीं करती। जनरीतियों की अपेक्षा प्रथाएं अधिक स्थायी और कठोर होती हैं। निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक को तत्वतः मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में माना है? मेलानोव्स्की ने माना है। मेलानोव्स्की प्रकारवादी सिद्धांत के प्रेरता में से रहे हैं। उनके इस सिद्धांत की अभिव्यक्ति स्पष्टता हमें उनकी कृति सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक सिद्धांत में देखने को मिलती है। उनके अनुसार समस्त मानव संस्कृति का कार्य मूलतः मानव की मौलिक एवं आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। सभी सांस्कृतिक तत्व किसी न किसी रूप में किसी समाज में व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उन्होंने संस्कृति को तत्वतः मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में माना है। समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है। इसका उत्तर है डी। एक ऐसे समूह को समिति कहते हैं जिसकी रचना जानबूझकर किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों या क्रियाओं को पूरा करने के लिए की जाती है। समिति का निर्माण हितों की तार्किक साझा स्वीकृति के आधार पर होता है। इस प्रकार समूहों की सदस्य ऐच्छिक होती है। समितियां सनातन नहीं होती, अपितु उद्देश्य की पूर्ति के साथ ही समाप्त हो जाती हैं। किसने परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो लिंटन ने किया था। परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा सर्वप्रथम आर लिंटन ने दिया था। परिस्थिति समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह समाज का आधार है। लिंटन ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में 1936 में इसका उल्लेख किया है। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति का एक समय पर विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है, उसी को उस व्यक्ति की एक सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। भूमिका। लिंटन ने भूमिका शब्द का प्रयोग किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया जाता है। इस प्रकार भूमिका के अंतर्गत उन सभी अभिवृत्तियों, सामाजिक मूल्यों और व्यवहारों को सम्मिलित करते हैं जो किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों का समाज द्वारा प्रदान किया जाता है। एक मेडिकल छात्र एमबीबीएस उत्तीर्ण करता है, फिर वह रेजिडेंट डॉक्टर बन जाता है, तदुपरांत वह एमएस मास्टर ऑफ सर्जरी बनता है और अंत में एक फुल ऑफिसर बनता है। एक व्यक्ति द्वारा अर्जित की गई ये परिस्थितियां एक साथ मिलकर क्या कहलाई जाती हैं? यह कहलाएंगे परिस्थिति अनुक्रम। परिस्थिति अनुक्रम अवधारणा आर के मार्टन ने दी है। एक व्यक्ति द्वारा उत्तरातर अनुक्रम में धारण की गई परिस्थितियों को परिस्थिति अनुक्रम कहा जाता है।
एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक के बाद एक अनेक परिस्थितियां धारण करता चला जाता है। यह प्रक्रिया ही परिस्थिति अनुक्रम की घोतक है। जैसे बालक, युवा, प्रौढ़ा तथा वृद्धा की परिस्थितियां एक के बाद एक चलती रहती हैं। इस तरह एक चिकित्सा का विद्यार्थी, इंटर्न, रेजिडेंट, रजिस्ट्रार तथा स्वतंत्र चिकित्सक की परिस्थितियां उत्तरोत्तर ग्रहण करता चला जाता है। सामाजिक भूमिका क्या है? इसका उत्तर है डी, सही उत्तर है इसका। एक परिस्थिति का गतिशील पहलू है। एक परिस्थिति का कार्य निष्पादन है और परिस्थिति का अधिभोग करने के नाते अपेक्षित कार्रवाइयां हैं। किसी विशिष्ट समूह अथवा सामाजिक स्थिति में किसी विशिष्ट पद परिस्थिति के साथ जुड़े हुए तथा किन्हीं विशिष्ट दायित्वों एवं अधिकारों में आबद्ध व्यवहार प्रतिमान को भूमिका कहते हैं। सरल शब्दों में, भूमिका किसी एक सामाजिक परिस्थिति के साथ जुड़े हुए विचारों का एक ऐसा समूह है जो किसी दूसरे की पद परिस्थिति के साथ उसके संबंधों को परिभाषित करता है। इन विचारों में भूमिका से जुड़े हुए विश्वास, मूल्य, मापदंड और मनोवृत्तियां सभी सम्मिलित होती हैं। परिस्थितियों का एक गतिशील पहलू है। एक परिस्थिति का कार्य निष्पादन तथा परिस्थिति का अधिभोग करने के नाते अपेक्षित कार्रवाइयां, ये सभी सामाजिक भूमिका में निहित होती हैं। किसने सुझाया है कि परिस्थिति में असंगतियों, विशेषकर जब वे गंभीर हों, राजनीतिक आमूल परिवर्तनवाद से जुड़ी हुई होती हैं? इसका उत्तर है लेंस्की ने कहा है। लेंस्की के अनुसार परिस्थितियों में असंगतियां, विशेषकर जब वे गंभीर हो, राजनीतिक आमूल परिवर्तनवाद से जुड़ी हुई है। एक समाज वैज्ञानिक की दृष्टि में परिस्थिति वह सामाजिक पद है जो उसके धारक है। व्यक्तिगत गुणों अथवा सामाजिक सेवाओं के अतिरिक्त उसके आदर, प्रतिष्ठा, प्रभाव, अधिकार, कर्तव्य की सीमाओं का निर्धारण करता है। इसका यह मत था कि समूह का आकार, समजातीयता और संपृथक्कन समूह के व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। इसका उत्तर है C. होम्स ने कहा था। अमेरिकी समाजशास्त्र होम्स मुख्यतः अपने विनिमय सिद्धांत, लघु समूहों के अध्ययन और सामाजिक जीवन की प्रकृति संबंधी अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक द ह्यूमन ग्रुप में व्यक्त किया कि समूह का आकार, समजातीय और संपृथक्कन समूह के व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। टॉनिज का है गेसेलसॉफ्ट और जेमिनसॉफ्ट। कूले का है प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह। पार्क एवं बर्गस का है प्रादेशिक एवं अप्रादेशिक। गिडेंस का है आनुवांशिक एवं समागम। निम्नलिखित में से कौन द लिटिल कम्युनिटी के लेखक हैं? द लिटिल कम्युनिटी के लेखक आर. रेडफील्ड हैं। इन्होंने मैक्सिको के गांव का अध्ययन कर द लिटिल कम्युनिटी नाम पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने ग्रामीण समुदायों को लघु समुदाय कहा। किसने जादू और धर्म के बीच विभेद किया? J. फ्रेजर ने अपनी पुस्तक द गोल्डन बाउ में जादू और धर्म के बीच भेद किया। फ्रेजर के अनुसार ज्ञान का विकास पहले जादू, बाद में धर्म और इसके बाद में विज्ञान क्रम में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के अभिकरण है? समाजीकरण के अभिकरण परिवार, समूह और विद्यालय है। समाजीकरण 3 प्रक्रियाओं यथा सांस्कृतिकरण, मनोवेग नियोजन और भूमिका प्रशिक्षण के मेल से बनी एक अवधारणा है। समाजीकरण एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम समाज में रहना और उसके सक्रिय सदस्य बनना सीखते हैं। इस प्रक्रिया में समाज के मापदंडों और मूल्यों के साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं, पति पत्नी, माता पिता, मित्र, नागरिक आदि के संपादन करने की कला संबंधी दोनों बातें सम्मिलित होती हैं। संपादन करने की कला सीखने संबंधी दोनों बातें सम्मिलित होती हैं। परिवार, समुदाय, समूह और शिक्षण संस्थान का सामाजिक सीख ही इस प्रक्रिया में विशेष भूमिका होती है। वे अधिक सामान्य प्रक्रियाएं जिसके द्वारा सांस्कृतिक, वयस्क, समूह और संचार आदि के माध्यम से संचरित होते हैं, किस नाम से जानी जाती है? द्वितीयक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण घर में होता है जो व्यक्ति का मूल्य एवं जीवन पर सामान्य परिप्रेक्ष्य निर्धारित करता है, तथा द्वितीयक समाजीकरण की प्रक्रिया स्कूल एवं समूह द्वारा होता है जो व्यक्तियों की दिशा को निर्धारित करता है। अर्थात वे अधिक समान प्रक्रियाएं
जिनके द्वारा सांस्कृतिक, वयस्क, समूह और संचार आदि के माध्यम से संचालित होती है। द्वितीय समाजीकरण के नाम से जानी जाती है। समाजीकरण के अपने सिद्धांत में किसने सामाजिक कौशलों और भाषी संचार के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसके माध्यम से सामाजिक और भौतिक परिवेश का निर्वाचन किया जाता है? इसका उत्तर है बर्नस्टीन ने कहा है। बर्नस्टीन ने अपनी पुस्तक क्लास, कोड्स एंड कंट्रोल में समाजीकरण के अनेक सिद्धांत में सामाजिक कौशलों और भाषी संचार के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसके माध्यम से सामाजिक और भौतिक परिवेश का निर्वचन किया जाता है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। संज्ञानात्मक विकास पियाजे से, नैतिक एवं व्यक्तिगत पहचान का उपार्जन फ्रेयार्ड से मिलता है, लेकिन जो नैतिक विकास होता है वो परिवार में ही प्राप्त होता है। अगर ये क्वेश्चन आए तो आप परिवार पे ही टिक लगाइएगा। आत्म संकल्पना एवं सामाजिक अस्मिता मिट का है। नैतिक श्रेणियों का आभ्यंतरीकरण दुर्खिम का है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि बाजार स्थिति वर्ग रचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका उत्तर है वेबर ने कहा था। वेबर ने बाजार स्थिति वर्ग रचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बाजार के अनुसार उत्पादन के साधनों के साथ व्यक्तियों के संबंध के आधार पर वर्ग को परिभाषित नहीं किया जा सकता, जैसे कि मार्कस ने किया है। मार्कस ने उत्पादन के आधार पर बुजुर्गवा, पूंजीवाद तथा सर्वहारा कामगार वर्गों का निर्धारण किया है। वेबर ने इसके विपरीत वर्गों के निर्धारण में बाजार में साझा पद परिस्थिति को महत्व दिया है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि सामाजिक गतिशीलता के संदर्भ में सभी समाजों में चयन अभिकरण होते हैं? पी सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सामाजिक गतिशीलता सोशल मोबिलिटी में कहा कि सामाजिक गतिशीलता के संदर्भ में सभी समाजों में चयन अभिकरण होता है। निम्नलिखित में से किसका यह कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण स्थान सबसे योग्यता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा भरे जाते हैं? डेविस एवं मुरे ने अपनी पुस्तक सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में लिखा है कि सबसे महत्वपूर्ण स्थान सबसे योग्यता प्राप्त व्यक्ति द्वारा भरे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि सामाजिक गतिशीलता प्रतिभा को बढ़ावा देती है और एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है? अर्नोल्ड टाइनिब के अनुसार सामाजिक रूपांतरण की अवधि में मानवीय इतिहास ने 21 संस्कृतियों को देखा है जो सभी समाजों में बारंबार घटित हुए हैं। इसने कहा कि सामाजिक रूपांतरण की अवधि में मानवीय इतिहास में 21 संस्कृतियों को देखा है जो सभी समाजों में बारंबार घटित हुए हैं। इसका उत्तर है अर्नोल्ड टाइनिब ने यह कहा है। किसने तर्क दिया कि सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया ने पवित्र दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है और प्रत्याशीकरण की प्रक्रिया में धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है? एमएन निवासन ने कहा है सांस्कृतिकरण प्रभु जाति पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण, फैलाव के प्रतिपादक एमएन श्रीनिवासन के अनुसार सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया ने पवित्र दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है और पाश्चात्यकरण की प्रक्रिया ने धर्मनिरपेक्षता दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है। निम्नलिखित में से किसने डार्विनवाद मत को स्वीकार किया कि प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया योग्यतम की उत्तरजीविता सामाजिक जगत में गठित हुई है? ये इसका उत्तर हार्बर्ट स्पेंसर है। स्पेंसर ने मानव समाज की एक जीवित निरंतर बढ़ते हुए सावयव के रूप में व्याख्या की जो धीरे धीरे सरल से जटिल व्यवस्था के रूप में लेता है। अपनी जटिल व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसमें संसाधनों के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है, जिसे स्पेंसर ने योग्यतम की उत्तरजीविता का नाम दिया है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि रूपांतरण की प्रक्रिया की अवधि में समाज 3 चरणों ईश्वरपरक, तत्वमीमांसा तथा प्रत्यक्षवादिता के माध्यम से गुजरा है? इसका उत्तर है अगस्त काम्टे ने कहा था। अगस्त काम्टे ने प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म और प्रत्यक्षवादी दर्शन के जन्मदाता अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। अगस्त काम्टे का सामाजिक विज्ञान को प्रमुख योगदान मानव प्रगति का नियम है जो ज्ञान के विकास पर आधारित है। इस नियम के अनुसार यह माना जाता है कि प्रत्येक अग्रणी विचार हमारे ज्ञान की प्रत्येक शाखा है। हमारा समस्त मानवीय बौद्धिक विकास 3 विभिन्न सैद्धांतिक स्तरों के क्रमिक रूप से गुजरता है। वे स्तर है धर्मशास्त्र या काल्पनिक
तत्वमीमांसीय या अमूर्त, प्रत्यक्षवाद या वैज्ञानिक है। संरचनावाद की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह मानवीय समाज में सार्वभौमिक तत्वों की खोज करने का प्रयास करता है। सोच के इस प्रकार के लेवी स्टार्स द्वारा किस तत्व पर जोर दिया गया है, वह है मानवीय मन स्वयं ही। मानव मस्तिष्क यानी ह्यूमन माइंड कैसे कार्य करता है, इस संबंध में लेवी स्टार्स ने निर्जातीय तत्वों के आधार पर जिस सिद्धांत की रचना की उसे ही संरचनावाद का नाम दिया गया है। उनके अनुसार मानव का मस्तिष्क जगत को दो विरोधी युग में संगठित करता है और इस प्रारंभिक बिंदु से सुसंगत संबंधों की व्यवस्था का विकास होता है। ये विचार ही उनके द्विभाषी विपरीतता बाइनरी ऑब्जेक्शन के सिद्धांत के आधार पर बने हैं। स्टार्स की संरचनावाद की जड़ें मानव चिंतन की प्रक्रियाओं, मानसिक संरचनाओं में गड़ी हुई हैं। किसका यह अभिमत है कि सामाजिक संरचना मूलतः व्यक्तियों से व्यक्ति के संबंध द्वारा विचरित होती है? इसका उत्तर है रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा। रेडक्लिफ ब्राउन ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी में लिखा है कि सामाजिक संरचना मूलतः व्यक्ति से व्यक्ति के संबंधों के द्वारा विचरित होती है। किसने यह तर्क दिया है कि मानवीय समाज का सैद्धांतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की तरह ही संभव है? मेलानोव्स्की के समकालीन सुप्रसिद्ध ब्रिटिश मानवशास्त्री रेडक्लिफ ब्राउन सामाजिक मानवशास्त्र के प्रमुख संपादकों में से रहे हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक मेथड इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी में लिखा है कि मानवीय समाज का सैद्धांतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की तरह ही संभव है। निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि सांस्कृतिक समग्र रूप से समाज की तुलना में व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति अधिक करती है? इसका उत्तर है मेलानोव्स्की ने प्रकारवादी सिद्धांत के प्रेरता में से रहे हैं। उन्होंने इस सिद्धांत की अभिव्यक्ति स्पष्टता हमें पुस्तक साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर में देखने को मिलती है। उनके अनुसार समस्त मानवीय संस्कृति का कार्य मूलतः मानव की मौलिक आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। सभी सांस्कृतिक तत्व किसी न किसी रूप में किसी समाज में व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। दुर्खीम के अनुसार एक दिए गए समाज में कई प्रकार के सामाजिक तथ्य हैं, लेकिन वे अपने आप को प्रतीकात्मक रूप से नहीं प्रस्तुत करते। उनके लिए दुर्खीम ने किस पद का प्रयोग किया है? सामाजिक धाराएं। सामाजिक तथ्य विचारने, अनुभव करने तथा व्यवहार करने की वे तरीके हैं जो व्यक्ति के अस्तित्व के परे होते हैं तथा जिनके बाध्यता या दबाव की शक्ति होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। दुर्खीम ने उन सामाजिक तथ्यों को सामाजिक धाराएं कहा है जो अपने आप को प्रतीकात्मक रूप में नहीं प्रस्तुत करते। निम्नलिखित में से किसने प्रक्रियात्मक सिद्धांत सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तित्व व्यवस्थाओं पर आधारित है? पार्सन्स ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में सामाजिक व्यवस्था के अतिरिक्त 3 अन्य व्यवस्थाओं की उपस्थिति दर्ज की है। ये व्यवस्थाएं हैं व्यक्तित्व व्यवस्था, स्वयंकर्ता, सांस्कृतिक व्यवस्था, परिस्थिति एवं भूमिका से जुड़े मापदंड जो मूल्य को सुसंगत बनाते हैं, तथा तीसरी है भौतिक पर्यावरण जो कि सामाजिक व्यवस्था है जिसके साथ समाज को समायोजन करना होता है। निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि कोई वस्तु जिसका संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण किया जा सकता है उसे एक मानवीकृत, प्रतिरूपित एवं पुनरावृत्ति मद यानी आइटम का आवश्यक निरूपण करना चाहिए? इसका उत्तर है मार्टन के अनुसार कोई भी वस्तु जिसका संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण किया जा सकता है उसे एक मानवीकृत, प्रतिरूपित एवं पुनरावृत्ति आइटम का आवश्यक निरूपण करना चाहिए। मार्टन ने प्रक्रियात्मक विश्लेषण के संदर्भ में 4 अवधारणाओं को विकसित किया है: यथा, प्रकार्य, अकार्य, प्रकट प्रकार्य तथा अंतर्निहित प्रकार्य। प्रतीकात्मक आंतरक्रियावाद एक ऐसा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है जो किस पर जोर देता है? सूक्ष्म स्तरीय सामाजिक आंतरक्रियाओं पर। प्रतीकात्मक आंतरक्रियावाद की रचना हार्बर्ट ब्लूमर ने की है। इस सिद्धांत के 4 प्रमुख आधार हैं। मानव प्राणी विशिष्ट रूप से संकेत प्रयोगकर्ता प्राणी है, अतः
आंतरक्रियावाद सामाजिक विश्व को गतिशील और एक द्वंद्वात्मक ताना बाना मानते हैं। तीसरा है आंतरक्रियावाद सामाजिक विश्व की आंतरक्रियात्मक प्रकृति पर बल देते हैं। चौथा है आंतरक्रियावाद प्रतीकों को पीछे छुपी हुई प्रतिक्रियाओं और आंतरक्रियाओं की खोज करते हैं ताकि वे सामाजिक जीवन के अंतर्निहित प्रतिमानों और स्वरूपों का निर्धारण कर सकें। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतीकात्मक आंतरक्रियावाद सूक्ष्म स्तरीय सामाजिक आंतरक्रिया पर जोर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा परेटो की तार्किक क्रिया पर लागू होता है? वे है वस्तुनिष्ठ तार्किक क्रिया। परेटो ने अपने अध्ययन में समाज में पाई जाने वाली मानवीय क्रियाओं को दो भागों में वर्गीकृत किया है, तार्किक क्रिया, अतार्किक क्रिया। परेटो के मतानुसार तार्किक क्रियाओं का आधार वस्तुनिष्ठ होता है जबकि अतार्किक क्रियाओं का आधार व्यक्तिनिष्ठ होता है। कौन संघर्ष परिप्रेक्ष्य की व्याख्या करने से दूसरी के बृहद संघर्ष सिद्धांत की तुलना से अधिक सूक्ष्म उन्मुख दिशा में अन्यन रूप से आगे बढ़ते हैं? वो है कॉलिंस। डैरेनड्रॉफ के बृहद स्तरीय संघर्ष सिद्धांत की अपेक्षा कॉलिंस का सिद्धांत सूक्ष्म स्तरीय है। फिर भी उन्होंने समाजशास्त्र के बृहद स्तरीय उपागम की पूर्णता अपेक्षा नहीं की। उन्होंने संघर्ष को यद्यपि व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखा है, फिर भी उन्होंने इसकी समाजगत दृष्टि की अपेक्षा नहीं की है। वास्तव में कॉलिंस ने अपने संघर्ष सिद्धांत में सूक्ष्म और बृहद दोनों स्तरीय दृष्टियों का समन्वय करना यत्न किया है। किसका संघर्ष सिद्धांत संघर्ष और परिवर्तन पर मार्क्सवादी अभिमतों की तुलना में संरचनात्मक प्रकारवाद से अधिक मिलता है? इसका उत्तर है डैरेनड्रॉफ का। डैरेनड्रॉफ का संघर्ष सिद्धांत और परिवर्तन पर मार्क्सवादी अभिमतों की तुलना में संरचनात्मक प्रकारवाद से अधिक मिलता है क्योंकि उनके सिद्धांत में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की अपेक्षा संरचनात्मक प्रकारवाद सिद्धांत के तत्व अधिक हैं। प्रणालियों, पदों तथा भूमिकाओं जैसे तत्वों पर जो डैरेनड्रॉफ के सिद्धांत में जोर दिया है वह उन्हें संरचनात्मक प्रकारवाद सिद्धांत के साथ जोड़ता है। कौन संरचनात्मक प्रकारवादियों की आलोचना करते हैं और अपने दृष्टिकोण को आमूल परिवर्तनवाद सूक्ष्म समाजशास्त्र निरूपित करते हैं? वे हैं कॉलिंस। कॉलिंस ने संरचनात्मक प्रकारवाद की आलोचना की तथा अपने दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तनवादी समूह सूक्ष्म समाजशास्त्र निरूपित किया है। कॉलिंस ने अपनी पुस्तक कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टूवर्ड्स एन एक्सप्लेनेटरी साइंस में सूक्ष्म स्तरीय संघर्ष सिद्धांत को स्पष्ट किया है। इसने समाजशास्त्र को अधिकतर पद्धतियों और अल्पतम परिणामों वाला विज्ञान कहा है। वो है हेनरी पाइनकेरी ने समाजशास्त्र को अधिकतर पद्धतियों और अल्पतम परिणामों वाला विज्ञान कहा है। सामाजिक परिघटना सामाजिक तथ्य होते हैं जिनमें विशिष्ट सामाजिक विशेषताएं और निर्धारक होते हैं। यह कथन है इमाइल दुर्खीम का। सामाजिक तथ्यों को परिभाषित करते हुए दुर्खीम ने लिखा है कि सामाजिक तथ्य विचारने, अनुभव करने और व्यवहार करने में वे तरीके हैं जो व्यक्तियों के अस्तित्व के परे होते हैं तथा जिसमें बाध्यता या दबाव की शक्ति होती है जिसके द्वारा वे व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। किसने कहा कि सामाजिक सिद्धांत तब सर्वश्रेष्ठ तरीके से फलता फूलता है और जीवित बना रहता है जब वह अनुभाविक अनुसंधान या सार्वजनिक मुद्दे से जुड़ा होता है? इसका उत्तर है टर्नर ब्रायन का यह कथन है। शास्त्रार्थ मीमांसा किससे संबंधित है? समाजशास्त्री शोध और दार्शनिक आधार पर। किसी वैचारिक संरचना या पाठ के अर्थों में विवादात्मक विवेचना को भाष्य विज्ञान कहते हैं। संक्षेप में भाष्य विज्ञान का अर्थ निर्णय या व्याख्या का विज्ञान है। यह समाजशास्त्री शोध का दर्शनशास्त्री आधार है। ऐसे उत्तरदाताओं की पहचान करना जो सिद्धांतर शोधवेत्ता और अन्य उत्तरदाताओं के पास भेजते हैं और सापेक्ष रूप से आदर्श एवं अति संवेदनशील सामाजिक समूहों तथा पहुंचने का एक साधन उपलब्ध कराते हैं। इसे किस रूप में जाना जाता है? इसे हिमगेंद स्नोफॉल निर्देशन के रूप में जाना जाता है। संभाव्य प्रतिचयन निर्देशन का एक ऐसा रूप है हिमगेंद प्रतिचयन के नाम से जाना जाता है जिसमें सूचनादाताओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इस विधि से शोधकर्ता सर्वप्रथम उन व्यक्तियों से साक्षात्कार शुरू करता है जिनसे वह परिचित होता है और जिनके पास विषय से संबंधित कुछ जानकारियां होती हैं।
ऐसे व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करने के बाद सूचनादाता कुछ व्यक्तियों के नाम बता सकते हैं जिनके पास उक्त विषय की आवश्यक जानकारी हो सकती है। इस प्रकार यह विधि एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे के साथ संपर्क से आगे बढ़ती जाती है। यह विधि किसी प्रकार के दंगे फसाद के बारे में जानकारी एकत्र करने में उपयोगी हो सकती है। एक जनसंख्या के भीतर एक लक्षण के वास्तविक मान और उस जनसंख्या के भीतर प्रतिदर्श के आकलित मान के बीच के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है निर्देशन त्रुटि के नाम से जाना जाता है। कुल समग्र मूल्य और प्रतिदर्श मूल्य के अंतर को निर्देश त्रुटि कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह वह मात्रा है जहां प्रतिदर्श की विशेषता और कुल समग्र की विशेषता लगभग समान हो जाती है। प्रतिदर्श जितना छोटा होगा निर्देश त्रुटि ही उतनी ही बड़ी होगी और प्रतिदर्श के बड़े होने पर यह त्रुटि कम हो सकती है। प्रतिदर्श त्रुटि जितनी कम होगी प्रतिदर्श की प्रतिशुद्धता उतनी ही अधिक होगी। सनाधिकीय सार्थकता परीक्षण तथा अन्य विधियों की सहायता से निदर्शन त्रुटि का अनुमान लगाया जा सकता है। लोगों और उनके व्यवहार का उनके प्राकृतिक परिवेश में प्रत्यक्ष सकेंद्रीय और अशाब्दिक तकनीकों के माध्यम से अध्ययन क्या कहलाता है? वह कहलाता है प्रेक्षण। किसी घटना अथवा वस्तु या व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने, उसे सूक्ष्म रूप से देखने परखने तथा उसके आलेखन करने की प्रक्रिया को अवलोकन या प्रेक्षण विधि के नाम से जाना जाता है। यह घटनाओं को भौतिक रूप से देखने के साथ साथ मानसिक रूप से उनके प्राप्तिकरण की एक विधि है। इस विधि में जिह्वा यानी शब्दों को कानों की अपेक्षा चश्मों के प्रयोग पर अधिक बल दिया जाता है और इस अध्ययन को वैज्ञानिक उद्देश्यपूर्ण एवं सटीक बनाने के लिए कभी कभी सूक्ष्मदर्शक यंत्र एवं दूरबीन, टेप रिकॉर्डर, वीडियो कैमरा जैसे यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जीवन वृत्तों पर आधारित सबसे पहले के अध्ययन में द पॉलिश पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका था। उक्त पुस्तक के कौन से लेखक हैं? इसके लेखक थॉमस एंड जेनिक हैं। जेनिकी ने विलियम आई थॉमस के साथ मिलकर यूरोप और अमेरिका के पोलैंड वासी कृषिक द पॉलिश पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका नामक एक कालजी कृति लिखी है। अमेरिकी समाजशास्त्र में आज भी इसे एक गौरव ग्रंथ माना जाता है। यह पुस्तक अनुभाविक समाजशास्त्री सिद्धांत का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। विश्वसनीयता एक विधि है जिसमें क्या क्या निहित है? इसमें आंकड़ों की निर्भरता, परीक्षण की निर्भरता, यदि दोहराया जाए तो वही परिणाम मिलते हैं यानी विश्वसनीयता भी होती है। तथ्य संकलन की किसी भी विधि, उपकरण अथवा पैमाने को तब तक विश्वसनीय कहा जाता है जब समान दशाओं में वह ही परिणाम या माप प्रस्तुत करे। दूसरे शब्दों में यह विधि अथवा पैमाना तभी विश्वसनीय होगा जब उसे एक प्रतिदर्श पर बार बार प्रयोग करने के उपरांत भी प्रत्येक बार समान परिणाम प्रकट होते हैं। विश्वसनीय की परख के लिए परीक्षण, पुनरापरीक्षण विधि, बहुस्वरूपीय विधि तथा आवर्धक विधि का प्रयोग किया जाता है। असंगत विश्वसनीयता की विधि में निहित नहीं है। इसे कौन सा केवल परिमाणात्मक चरों पर लागू किया जाता है? इसका उत्तर है सहसंबंध। सांख्यिकी एवं प्रायिकता के संदर्भ में सहसंबंध का दो सांख्यिकीय चरों के बीच सहसंबंध का माप है जो यह बताता है कि दो चर आपस में कितना संबंधित है, अर्थात यह केवल परिमाणात्मक चरों पर लागू होता है। सहसंबंध का मान +1 से कम तथा -1 से अधिक होता है। जब आवृत्ति सारणी के दोनों सिरे खुले होते हैं तो विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस औसत का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है माध्यिका और बहुलक का प्रयोग किया जाता है। माध्यिका का समांक माला का वह मूल्य है जो समूह को बार बार भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक बार के सारे मूल्य दूसरे बार से कम होते हैं। यह एक स्थिति मूलक माध्य है तथा बहुलक औसत का एक प्रकार की जिसकी परिभाषा प्राप्तांकों अथवा माप के ऐसे मूल्य के रूप में की जाती है जो किसी समांक माला में सर्वाधिक बार आता है। दूसरे शब्दों में श्रेणी में सर्वाधिक आने वाले मूल्य को बहुलक कहते हैं। जब एक चर गुणांक होता है और दूसरा परिमाणात्मक होता है तो किस सार्थकता परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है? इसका उत्तर है काई वर्ग का। क्षमता वास्तविक एवं प्रत्याशित आवृत्तियों के माध्य
पाए जाने वाले अंतर के विश्लेषणात्मक अध्ययन हेतु जिस परीक्षण का प्रयोग किया जा सकता है उसे कहते हैं काई वर्ग परीक्षण। सन 1900 ईस्वी में इस परीक्षण को वैज्ञानिक ढंग से कार्ल पियर्सन ने किया था। उद्धरण हम लोग को पढ़ना है, फिर उत्तर देना है। सहभागी परीक्षण यानी सहभागी अवलोकन के समर्थन तर्क देते हैं कि दूसरी शोध प्रवृत्तियों की तुलना में इसकी संभावना नगण्य है कि समाजशास्त्री उन सामाजिक जगत पर अपनी वास्तविकता अधिरोपित करे जिसे वह समझना चाहते हैं। इसलिए यह सामाजिक वास्तविकता का एक वैध चित्र प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन उपलब्ध कराते हैं। उद्धरण की प्रारंभिक पंक्ति यह निर्दिष्ट करती है कि सहभागिता परीक्षण निम्नलिखित है। इसका उत्तर है, यह बताता है कि एक तरीके से आंकड़ा संग्रहण की अन्य पद्धति की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ है। उद्धरण की प्रारंभिक पंक्तियों में स्पष्ट करता है कि सहभागी परीक्षण एक तरीके से आंकड़ा संग्रहण करने की अन्य पद्धतियों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।